बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 31 ऑन जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और आज का ये लेक्चर जो है ये फूड प्रिजर्वेशन पे है और इसमें हम फूड एडिटिव्स पे भी बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। आए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड एडिटिव। सबसे पहले हम फूड प्रिजर्वेशन पे बात करेंगे। फूड प्रिजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन सच अ वे टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन स्पॉइलेज एंड प्रिवेंट फूड बोर्न इलनेस while maintaining nutritional value, texture and flavor. तो बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन क्या है? फूड प्रिजर्वेशन ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम इसकी स्पॉइलेज को कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, या इसके अंदर फूड के अंदर जो इलनेसेस या डिजीज़ आनी हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, या इससे हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, टेक्सचर को और फ्लेवर को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे इक़दामात को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड्स processes that make food more resistant to microorganism growth and slow the oxidation fats. तो इसमें जो प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, या उसके बढ़ने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, या हम उसमें जो ऑक्सीडेशन है फैट्स का उसको हम स्लो कर देते हैं, तो उससे फूड प्रिजर्व हो जाता है। दिस स्लो डाउन द डीकम्पोजिशन प्रोसेस। ऐसे इकदामात से फूड के अंदर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है और उससे उसकी शेल्फ लाइफ फूड की बढ़ जाती है। फूड प्रिजर्वेशन मे ऑल्सो इंक्लूड प्रोसेसेस दैट इनहिबिट विजुअल डिटेरियोरेशन सच एज द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन आफ्टर दे आर कट ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। अब इसमें इलनेस को रोकना है, उसकी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स को रोकना है, और इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन इसलिए भी की जाती है कि जो उसकी देखने में जो विजुअल डिटेरियोरेशन हो रही है उसको भी कम किया जा सके, क्योंकि जब हम किसी फूड को काट लेते हैं तो उसके बाद उसकी ब्राउनिंग का रिएक्शन शुरू हो जाता है उसके ऊपर। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो फूड प्रिजर्वेशन का एक पर्पस ये भी है कि उस फल की तरोताज़गी बरकरार रहे और वो इस्तेमाल होने तक खुशनुमा लगे, खुश रंग लगे और देखने में अच्छा लगे, और उसकी जो विजुअल डिटेरियोरेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। Preservation are a type of additive whose purpose is to protect foods against microbial contamination, therefore preventing them from deteriorating from the growth of these unwanted microorganisms. ये जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं ये एक एडिटिव्स हैं जो हम फूड में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से फूड प्रिजर्व होता है। उसमें जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है उसके अगेंस्ट फूड को हम बचाने के लिए उसमें एडिटिव्स ऐड करते हैं, और इस एडिटिव्स के ऐड करने से उसमें जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होने हैं उसकी ग्रोथ को हम रोकते हैं। इसकी वजह से फूड प्रिजर्व हो जाता है। प्रिजर्वेटिव्स are used in the food industry to delay the onset of fungi, bacteria and yeast in processed foods ranging from baked goods to dairy and beverages. तो जितनी भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिसके अंदर बेकरी की आइटम्स हैं, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या जिसके अंदर बेवरेजेस हैं, इन सब के अंदर जो है वो प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं ताकि इनके अंदर फंगी, बैक्टीरिया या यीस्ट जो है वो प्रोड्यूस ना हो और जो फूड है वो एक लंबे अरसे तक प्रिजर्व रह सके। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडिटिव्स कैपेबल ऑफ डिलेइंग और प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड देयरफॉर लेंथन द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो प्रिजर्वेशंस का एक तरीका ये है जो प्रिजर्वेटिव्स हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से वो फिर फूड के अंदर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको रोक देते हैं, और उससे उस प्रोडक्ट की या उस फूड की शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फूड इंडस्ट्री बिकॉज दे अलाउ फूड टू कंजर्व देयर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज एंड देयर क्वालिटी लेवल।
तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हम शामिल करते हैं फूड में, ये फूड की तरोताज़गी को बरकरार रखते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रिजर्व करते हैं और उसकी क्वालिटी को एक ख़ास स्टेज पर मेंटेन करते हैं, ताकि जब उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके अंदर बरकरार रहे। एंटीऑक्सीडेंट डोंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड, बट इट डज हेल्प देम टू कीप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये किसी भी तरीके से फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते, उसकी क्वालिटी को बेहतर नहीं करते, उसके टेस्ट को बेहतर नहीं करते, तो लेकिन उसका काम ये होता है कि वो फूड को एक लंबे अरसे तक मेंटेन करें, ताकि फूड के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो बरकरार रहें। There is a wide variety of antioxidants from natural and synthetic origin which are usually used in food. तो फूड की बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत सी वेराइटीज़ हैं, इसमें कुछ नेचुरल हैं, कुछ सिंथेटिक हैं, और ये तमाम नेचुरल और सिंथेटिक ये इस्तेमाल की जाती हैं फूड में फॉर प्रिजर्वेशन। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आर इन ऑयल्स, margarines, confectionery, baked goods, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, सीरियल्स एंड सॉसेज। तो जो ऑयल्स हैं या मार्जरीन्स हैं, कन्फेक्शनरी की चीज़ें हैं, बेक्ड गुड्स हैं, पेस्ट्रीज वगैरह हैं, स्नैक्स हैं या सीरियल्स हैं, इनमें सॉसेज हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। सम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री आर टोकोफेरॉल्स, एस्कॉर्बिक एसिड और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम फूड में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें टोकोफेरॉल्स हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है, या उसमें रोजमेरी एक्सट्रैक्ट हैं, इनको भी हम यूज़ करते हैं एज नेचुरल ऑक्सीडेंट्स। अब फूड प्रिजर्वेशन के जो प्रोसेसेस हैं, दीज प्रोसेसेस आर डिजाइन टू प्रिजर्व फूड इन्वॉल्व मोर देन वन फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंशन मेथड्स। इसमें तो मोस्टली हम दो तरीकों से इसको फूड को प्रिजर्व करते हैं। एक जो बेसिक मेथड है इसका, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं मॉडर्न टेक्निकल मेथड्स, या इसमें जो आजकल की साइंटिफिक टेक्निक्स हैं इनको यूज़ किया जाता है उसमें इस्तेमाल करने के लिए। ये ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं ये अमूमी तौर पर लोग इनफरादी तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और जो मॉडर्न टेक्निकल मेथड्स हैं ये मैसिव लेवल पे इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल फूड है, जहाँ पे प्रिपरेशन होती है फूड की, उसकी प्रिजर्वेशन करने के लिए हम मॉडर्न टेक्निकल मेथड्स यूज़ करते हैं, और जो घरों में लोग अपने फूड प्रिजर्व करते हैं उसमें ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं। सम टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रीडेट द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर। इनमें से कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, और जब से एग्रीकल्चर शुरू की है बनी नौ इंसान ने, उस वक्त से ये टेक्निक्स यूज़ करते चले आ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स, दीज टेक्निक्स आर एज अंडर। इनको हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स कहते हैं, और ये कई टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग लिक्विड्स कैन किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। लिक्विड्स को अगर हम बॉयल करें तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो हलाक हो जाते हैं। मिल्क एंड वाटर आर ऑफन बॉइल्ड टू किल एनी हार्मफुल माइक्रोब्स दैट मे बी प्रेजेंट इन दैम। तो आपने देखा होगा कि दूध हमेशा इस्तेमाल करने से पहले उसको बॉयल किया जाता है। इसी तरह पानी की कंटेमिनेशंस वगैरह दूर करने के लिए उनको बॉयल किया जाता है, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उसके लिए उसको, या माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करने के लिए उसको बॉयल किया जाता है। तो बॉयलिंग एक बहुत पुरानी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन। दूसरी टेक्निक है दैट इज़ बरियल। बरियल ये है कि फूड कैन प्रिजर्व इट ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। लैक ऑफ लाइट, जब हम किसी उसको बरी कर देते हैं ज़मीन के अंदर तो उसमें लैक ऑफ लाइट है, तो जो लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होनी है फूड में वो नहीं होती। लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसमें जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो नहीं होता। दैन कूल टेम्परेचर्स होते हैं तो कूल टेम्परेचर में वैसे ही जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है। पीएच लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी फूड को ख़राब करने में, तो पीएच लेवल अगर कंट्रोल रखें तो उससे फूड प्रिजर्व हो जाता है। और डेसिकेंट्स इन द सॉइल,
तो जो ये बरियल का प्रोसेस है उसमें भी फूड प्रिजर्व हो जाता है. बरियल में बी कंबाइंड विद अदर मेथड सच एज साल्टिंग एंड फर्मेंटेशन. तो बाज दफा बरियल से पहले उसको साल्ट लगा दिया जाता है, तो उससे भी उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है. कैनिंग इज कि उसको फूड को कैंस में तैयार करके कुक करके उसको रख लिया जाता है. कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इट इन स्टरलाइज्ड कैन्स और जार्स एंड बॉइलिंग एंड कंटेनर्स टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया एज अ फॉर्म ऑफ स्टरलाइजेशन. तो सबसे पहले तो इसको स्टरलाइज कर लिया जाता है, जार्स को और कैन्स को स्टरलाइज कर लिया जाता है, और उसके बाद उसमें जो कुक्ड फूड है वो रख लिया जाता है और उन कैन्स को एयर टाइट कर दिया जाता है. तो एयर टाइट करने से जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो नहीं होता और फूड जो है वो लंबे अरसे तक चल सकता है. तो इसको कैनिंग कहते हैं. कॉन्फिट, मीट कैन बी प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग इट. उसमें इसको साल्ट लगा दिया जाता है मीट को. कुकिंग इट एट और नियर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम काइंड ऑफ फैट्स. उसके बाद फिर इसको फैट्स के अंदर जो है वो कुक किया जाता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसको कुक किया जाता है. एंड देन स्टोरिंग इट इमर्स्ड इन द फैट, और उसके बाद इसको स्टोर कर लिया जाता है. दीज प्रिपरेशंस वर पॉपुलर बिफोर द रेफ्रिजरेटर्स बिकेम यूबिक्विटस. तो ये रेफ्रिजरेटर्स आने से पहले जो मीट होता था उसको प्रिजर्व करने का तरीका ये था कि उसको साल्ट लगा दिया जाता था, फिर उसको ऑयल में जो है वो कुक कर लिया जाता था और उसके बाद इसको फिर सुखा लिया जाता था. तो इसके बाद ये काफ़ी अरसे लंबे अरसे तक ये मीट इस तरह इस्तेमाल कर लिया जाता था. इसके बाद कूलिंग प्रिजर्व्स फूड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द एक्शन ऑफ एंजाइम्स दैट कॉज द फूड टू रॉट. अब टेम्परेचर की वजह से ये माइक्रोब्स पैदा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा होते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं. अगर किसी फूड को एक ख़ास टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पे रखा जाए तो उसमें ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा नहीं होते. The introduction of commercial and domestic refrigerators drastically improved the diets by allowing to be stored safely for longer periods, particularly during warm weather. और जब रेफ्रिजरेटर बना है तो उसमें ये कूलिंग के प्रोसेस के जरिए फूड को प्रिजर्व करते हैं. इससे पहले जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं बने थे तो उस वक्त स्नो यूज की जाती थी या आइस यूज की जाती थी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए. तो कूलिंग से भी चीज़ें प्रिजर्व की जा सकती. Curing. The earliest form of curing was dehydration or drying. Smoking and salting techniques improve the drying process and add antimicrobial agent that aid in preservation. Curing ये होती थी और ये बहुत ज़्यादा देर से ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और ये सेंचुरीज ओल्ड मेथड है क्योरिंग का कि उसको ख़ास तौर पर ये मीट है उसको नमक लगा के उसको धूप में खुश्क कर लिया जाता था तो उसकी डिहाइड्रेशन की जाती थी तो उससे वो प्रिजर्व हो जाता था और जब वो ड्राई हो जाता था तो उसके बाद फिर ये ख़राब नहीं होता था और लंबे अरसे तक जो है इसको मीट को रखा जा सकता था. आजकल के दौर में भी बहुत से लोग जो हैं इस तरीके से उसको पहले नमक लगाते हैं और उसके बाद उसको धूप में ड्राई करते हैं और उसको जब वो सूख जाता है तो उसको लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर लेते हैं. तो आजकल के दौर में भी ये ईद के ऊपर, ईद उल अज़हा के ऊपर जो ये बैगर्स हैं और बहुत सारा ये मीट इकट्ठा कर लेते हैं तो इसको ये क्योरिंग के प्रोसेस से बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं. Fermentation, some foods such as many cheeses, wines and beers are prepared by fermentation. बहुत सी चीज़ें जो है फूड आइटम्स हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती हैं. This involves cultivating specific microorganisms to combat spoilage from other, less benign organisms. These microorganisms keep pathogens in checking by producing acids, which eventually creates an environment toxic for the microorganism. ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है इसके अंदर ये यूज़ किया जाता है जिसमें ये क्रिएट किए जाते हैं इसके अंदर फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं जो फिर उस खुराक के अंदर मौजूद रहते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो फिर पनपने नहीं देते या उसको रिप्रोड्यूस नहीं होने देते। तो इस तरीके से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रिप्रोड्यूस नहीं होता तो वो खुराक जो है या फूड आइटम जो है वो लंबे अरसे तक चल सकता है। तो इसमें मोस्टली ये डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या ये वाइन्स बनाने में और बियर्स बनाने में फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो टेक्निक है दैट इज पिकलिंग। पिकलिंग जो है वो यूज किया जाता है। पिकलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन एन एडिबल। इसको एडिबल में खुराक को रखा जाता है और उससे वो जो है वो उसमें अंदर माइक्रोब्स पैदा नहीं होते। Edible antimicrobial liquid. Pickling can be broadly classified into two categories: chemical pickling and fermentation pickling. Chemical pickling ये है कि जिसमें हम food is placed in an edible liquid that inhibits or kills bacteria and other microorganisms. आपने देखा होगा ये देहात में ख्वातीन जो हैं वो अचार डालती हैं और उसमें जो है वो ऑयल डालती हैं या उसके अंदर और इस तरह के लिक्विड्स डालती हैं, तो उससे वो प्रिजर्व हो जाता है और उसको लंबे अरसे तक के लिए हम चला सकते हैं। इसी तरह वेजिटेबल्स को भी पिकलिंग के जरिए प्रिजर्व किया जाता है। इसमें पिकलिंग के दो तरीके हैं। एक केमिकल पिकलिंग है जिसके अंदर हम एडिबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं या एडिबल लिक्विड्स इस्तेमाल करते हैं और आम तौर पर इसके अंदर ऑयल है, सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। और पिकलिंग एजेंट इंक्लूड विनेगर्स, ये सिरका के अंदर अल्कोहल इस्तेमाल हो सकती है उसके अंदर रखा जाता है, या वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर रखा जा सकता है। तो ऑयल जो है या सिरका जो है ये केमिकल पिकलिंग के लिए इस्तेमाल हो। दूसरा तरीका है दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन पिकलिंग। बैक्टीरिया इन द लिक्विड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रिजर्वेशन एजेंट टिपिकली बाय अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। तो फर्मेंटेशन पिकलिंग जो है वो इसमें ऑयल नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो इसके अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं या ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाती हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करें और उसकी वजह से फर्मेंटेशन जो है वो होती है और उससे भी ये प्रिजर्वेशन हो सकती है पिकलिंग। तो पिकलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देहाती इलाकों में आजकल भी इस्तेमाल की जाती है फॉर फूड प्रिजर्विंग। अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्निक्स हैं, इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्निक्स के अंदर एक तो आसेप्टिक प्रोसेस है। आसेप्टिक प्रोसेस जो है दैट वर्क्स बाय प्लेसिंग स्टरलाइज्ड फूड टिपिकली बाय हीट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग इनटू स्टरलाइज्ड पैकिंग मटेरियल अंडर स्टराइल कंडीशंस। तो ये जो स्टरलाइज्ड फूड है पहले उसको स्टरलाइज करते हैं ताकि उसके अंदर कोई माइक्रोब ना रहे, और उसके अंदर उसको स्टरलाइज करने का जो प्रोसेस है ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे होता है और उसके बाद इसकी फिर स्टरलाइज्ड पैकिंग कर दी जाती है। पैकिंग मटेरियल को भी स्टरलाइज कर लिया जाता है और उसके अंदर फिर इसको पैकिंग कर ली जाती है। तो इसको हम कहते हैं आसेप्टिक प्रोसेसिंग। द रिजल्ट इज अ सील्ड स्टराइल फूड प्रोडक्ट सिमिलर टू कैंड फूड, बट डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक यूज्ड डैमेजिंग टू फूड क्वालिटी इज टिपिकली रिड्यूस्ड कंपेयर टू द कैंड फूड। तो इस तरह उसको हाई टेम्परेचर पे उसको स्टरलाइज कर लिया जाता है और स्टरलाइज करने के बाद उसकी स्टरलाइज्ड पैकिंग कर ली जाती है, तो ये फिर महफूज हो जाता है फूड। तो ये एक इंडस्ट्रियल टेक्निक है और ये मुतबादल है उसका जो कैंड फूड, घरों के अंदर हम कैंड फूड बना के रखते हैं, तो ये स्टरलाइज मेथड के जरिए इसको तैयार किया जाता है। इसका फायदा ये है, एडवांटेज ये है ओवर द कैंड फूड कि इससे फूड क्वालिटी जो है वो रिड्यूस नहीं होती और वो उसी तरीके से तरोताज़ा रहती है, और जब हमने यूज़ करना हो तो उसकी पैकिंग जो है उसको खोलें और उस फूड को इस्तेमाल कर लें, तो वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रहती है। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है टेक्निकल, दैट इज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन वाज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर, अ फ्रेंच केमिस्ट, इन 1862, और इसके नाम के साथ ही, पास्चर के नाम के साथ से इसका नाम पास्चराइजेशन रखा गया है। पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड मेनली अप्लाई टू द डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये पास्चराइजेशन का प्रोसेस जो है ये मोस्टली लिक्विड फूड के साथ है और ये डेयरी प्रोडक्ट में दूध को पास्चराइज किया जाता है ताकि उसके अंदर बैक्टीरियाज पैदा ना हो। मिल्क इज हीटेड एट अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 seconds to kill the bacteria present in it
and cooling it quickly to 10 degree to prevent the remaining bacteria from growing. तो इस पास्चराइजेशन के प्रोसेस में एक तो दूध को हीट की जाती है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसके बाद 15 से 30 सेकंड तक इसको इस टेम्परेचर पे रखा जाता है, और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री पे ले आते हैं ताकि जो इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं वो खत्म हो जाएं, और अगर कोई बैक्टीरियाज रह जाएं तो उनकी जो ग्रोथ है वो मुमकिन ना हो. द मिल्क इज देन स्टोर्ड इन स्टरलाइज्ड बॉटल्स और पाउचेस इन कोल्ड प्लेसेस. तो इसके बाद दूध जो है उसको स्टरलाइज्ड बॉटल्स में भर दिया जाता है, या उसके पाउचेस बना लिए जाते हैं, उसमें भर लिया जाता है, और उसको फिर कोल्ड प्लेसेस पे रखा जाता है, तो इससे वो प्रिजर्व हो जाता है. तीसरी टेक्निक जो है दैट इज वैक्यूम पैकेजिंग, जो टेक्निकल टेक्निक है वैक्यूम पैकेजिंग. वैक्यूम पैकेजिंग स्टोर्स फूड इन अ वैक्यूम एनवायरनमेंट, यूजुअली इन एयर टाइट बैग्स और बॉटल्स. इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है बॉटल्स के अंदर, और उसके अंदर जो है वो फूड रख दिया जाता है. वहाँ चूंकि ऑक्सीजन नहीं होती वैक्यूम की होने की वजह से, तो उसमें फिर बैक्टीरिया जो हैं वो जा नहीं सकते और फूड प्रिजर्व रहता है. द वैक्यूम एनवायरनमेंट स्ट्रिप्स बैक्टीरियाज ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर सर्वाइवल. तो वैक्यूम की वजह से वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, तो इसलिए बैक्टीरियाज वहाँ परवरिश नहीं पा सकते. वैक्यूम पैकिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग नट्स एंड reduce लॉस ऑफ फ्लेवर फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन. तो जो वैक्यूम पैकिंग है वो उन चीज़ों की जाती है जो उनको हमने ड्राई रखना हो, और जिसमें हमने जो फ्लेवर है उसके चेंज होने से जो डिटीरियोरेशन आ सकती हो, तो उन चीज़ों को हम इसमें वैक्यूम पैकिंग में रखते हैं. अ मेजर ड्रॉबैक टू वैक्यूम पैकेजिंग एट द कंज्यूमर लेवल इज दैट वैक्यूम सीलिंग कैन deform contents and rob certain foods such as cheese of its flavor. इसका एक नुकसान ये होता है कि जब हम कंज्यूमर ने इसको इस्तेमाल करने के लिए खोलना है, तो खोलने के बाद फिर इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसकी जो वैक्यूम सीलिंग ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता. फिर इसको फौरी तौर पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वैक्यूम जो है उसके अंदर तो ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करने के लिए खोलते हैं तो फिर उसका कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, और उसके बाद ये इसमें फिर बैक्टीरियाज आ सकते हैं. इसके बाद अगला जो टेक्निक है दैट इज फ्रोजन फूड. फ्रोजन फूड आप सब जानते हैं कि बाज़ारों में आजकल जो है ये फ्रोजन फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है. फूड दैट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रैपिड फ्रीजिंग एंड इज केप्ट फ्रोजन अंटिल यूज्ड. तो फ्रोजन फूड वो है जिनको हम टेम्परेचर कम करके हम फ्रीज कर लेते हैं, और उसको फिर इस्तेमाल तक हम उसको कोल्ड चेन के अंदर ही रखते हैं, और उसको फ्रोजन स्टेट से बाहर नहीं निकालते, और जब इस्तेमाल करना हो तो उस वक्त उसको हम डीप फ्रीज करते हैं. फ्रीजिंग फूड स्लोज डाउन डिकम्पोजिशन बाई टर्निंग रेजिडुअल मॉइस्चर इनटू आइस. इसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो ये है कि लो टेम्परेचर होने की वजह से उसके अंदर जो मॉइस्चर है दैट टर्न्स इनटू द आइस. वो मॉइस्चर जो है वो आइस में बदल जाता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो इस वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो इसके अंदर ग्रो नहीं कर सकते, थस इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट बैक्टीरियल स्पेशीज. तो इसका टेम्परेचर लो होने की वजह से और उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स ना होने की वजह से वो चूंकि आइस में बदल जाते हैं, तो इसलिए बैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकते. इन द फूड इंडस्ट्री देयर आर टू प्रोसेसेस. फूड इंडस्ट्री में फ्रोजन फूड बनाने के दो प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट इज क्रायोजेनिक फ्रीजिंग. इट इज द क्विकेस्ट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल ड्यू टू द अल्ट्रा लो लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर, और यह -196 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो डाउन कर देती है. इस पे जाके चीज़ों को फ्रीज करती है, और उसके बाद फिर इसको कोल्ड चेन के लिए के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये फ्रोजन स्टेट के अंदर ही रहती हैं. Frozen products don't require any added preservatives because microorganisms don't grow when the temperature of the food is below -9.5 degree centigrade, which is sufficient at its own in prevent food को इस प्रोसेस के जरिए महफूज किया गया है, फ्रीज किया गया है, तो इसको फिर -9.5 डिग्री टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर रखते हैं, क्योंकि -9.5 डिग्री टेम्परेचर से नीचे फिर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अंदर पैदा ही नहीं हो सकते, और उसकी स्पॉइलेज नहीं होती.
Carboxymethyl cellulose, a tasteless and odorless stabilizer, is typically added to the frozen food because it does not adulterate the quality of the product. जो frozen food है उसको ज़्यादा देने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज इस्तेमाल किया जाता है. ये टेस्टलेस और ऑर्डरलेस स्टेबलाइजर है, तो ये उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, तो उससे फूड फिर लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व हो सकता है. मैकेनिकल फ्रीजिंग were the first to be used in the food industry and are used in the vast majority of the freezing refrigerating lines. They function by circulating a refrigerant, normally ammonia, around the system which withdraws heat from the food product. तो इसमें अमोनिया गैस मोस्टली जो मैकेनिकल फ्रीजर्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, और ये अमोनिया जो है वो उसको उसमें से हीट एब्जॉर्व कर लेती है जो फूड है, और वो उसका फिर ग्रेजुअली वो ठंडा होता जाता है और यहाँ तक कि वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है. जब उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे ले जाते हैं फूड को, तो फिर उसकी पैकेजिंग की जाती है. तो फ्रोज़न फूड की फ्रोज़न फूड पैकेजिंग मस्ट मेंटेन इट्स इंटेग्रिटी थ्रू आउट फिलिंग, सीलिंग, फ्रीजिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डीफ्रॉस्टिंग एंड ऑफन कुकिंग. तो ये पूरा फूड इसका सप्लाई चेन है इसकी, जिसको हम कोल्ड चेन कहते हैं. तो फ्रोज़न फूड को उस कोल्ड चेन के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. जब उसको आपने टेम्परेचर डाउन कर लिया, उसको फ्रीज कर लिया, तो फिर उसकी फिलिंग करनी है. फिलिंग करके आपने उसके रैपर्स को सील करना है ताकि उसके अंदर जो है वो हवा ना जा सके और वो एयर टाइट हो जाए. उसके बाद इसको फ्रीजिंग करनी है, फिर स्टोरेज में ले जाना है, और उसी कोल्ड चेन के ज़रिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है. और जब फिर इसको कुकिंग करनी है घर पे, तो इसको फिर डीफ्रॉस्ट करना है. डीफ्रॉस्ट करके फिर उसकी कुकिंग करनी है. As many frozen foods are cooked in a microwave oven, manufacturers have developed packaging that can go straight from freezer to the microwave. तो इसमें आजकल जो लेटेस्ट फ्रोजन फूड आया हुआ है वो इसमें डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, और उसको पैकिंग के ज़रिए ही माइक्रोवेव के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है. डीफ्रॉस्टिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे उसका टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है. डीफ्रॉस्टिंग इज़ टू बी यूज्ड Many cooked foods that have been previously frozen require defrosting prior to consumption. अगर एक खाना पका हुआ खाना है, बना हुआ खाना है, जो तैयार खाना है, उसको हम भी डिफ्रॉस्ट कर लेते हैं फॉर गिविंग इट अ लॉन्ग लाइफ, उसका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पके हुए खाने फ्रीज कर लेते हैं. तो उसके बाद जब उसको इस्तेमाल करना है, इस फ्रोजन फूड को इस्तेमाल करना है, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं. The defrost system in freezers help the equipment to perform properly without thick layer of ice developing and preventing the evaporator's coil from absorbing heat and cooling the cabinet. अब जो मॉडर्न फ्रीजर्स आए हुए हैं ये डीफ्रॉस्ट भी कर देते हैं फूड को, और जिन फ्रीजर्स के अंदर डीफ्रॉस्ट ना हो उनको फिर फ्रीज से निकाल के बाहर रखना पड़ता है. रूम टेम्परेचर पे उनकी डीफ्रॉस्टिंग की जाती है, और डीफ्रॉस्टिंग करने के बाद फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है. Ideally, most frozen foods should be defrosted in a refrigerator to avoid significant growth of pathogens. और जब उसको रूम टेम्परेचर पे हम फिर डीफ्रीज करते हैं, तो उसमें पैथोजेंस क्रिएट हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. तो इसलिए जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स हैं जिनके अंदर डीफ्रॉस्ट खुद होता है, उनमें ये रखना चाहिए जो फ्रोजन फूड है, और उसके अंदर ही इसको डीफ्रॉस्ट करना. अब मैं थोड़ा सा आपको फूड एडिटिव्स के बारे में बता दूं. फूड एडिटिव्स की अगर डेफिनेशन हम देखना चाहें, अ फूड एडिटिव इज एनी सब्सटेंस एडेड टू फूड. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो खाने में ऐड किया जाए उसको हम कहते हैं दैट इज फूड एडिटिव. कोई भी हम बहुत से हम चीज़ें अपने खाने के अंदर ऐड करते हैं तो उनको हम फूड एडिटिव्स कहते हैं. लीगली स्पीकिंग, एनी सब्सटेंस दैट इंटेंडेड यूज ऑफ विच रिजल्ट और मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट directly or indirectly in its becoming a component or otherwise affecting the characteristics of any food. ऐसी substances जिनको हम यूज करें खाने के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो हमारे फूड का कंपोनेंट बन जाए और वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या फूड के कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट कर दें, उनको हम कहते हैं ये फूड एडिटिव्स. This definition includes any substance used in the production,
प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ फूड। तो एडिटिव्स वो हैं जो किसी भी जगह पे फूड की तैयारी में, उसकी प्रोडक्शन में, या उसके प्रोसेसिंग में, या उसके ट्रीटमेंट में, या उसके पैकेजिंग में हम इस्तेमाल करें, या उसकी स्टोरेज में इस्तेमाल करें, तो उनको हम कहते हैं कि ये फूड एडिटिव्स। और फूड एडिटिव्स जो हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ हमारे पास मकासद हैं जिनके लिए हम फूड एडिटिव्स को इस्तेमाल करते हैं। फूड एडिटिव्स 3 जो है वो उसके मकासद हैं या पर्पसेस हैं जिसके लिए हम उसको फूड में यूज करते हैं। नंबर 1, टू मेंटेन और इम्प्रूव सेफ्टी एंड फ्रेशनेस। एक तो उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए या उसकी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, इम्प्रूव और मेंटेन न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। या तीसरा, इम्प्रूव टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस, या हम उसके टेस्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या हम उसकी अपीयरेंस को ज़्यादा अच्छा बना के पेश करना चाहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये फूड एडिटिव्स। अब इसकी जो टेस्ट है या टेक्सचर है या अपीयरेंस है, इसकी मिसाल आपको मैं दूं कि जब हम केक बनाते हैं, और अगर सालगिरह का केक है तो उस केक को हम डेकोरेट करते हैं, और डेकोरेट इसलिए करते हैं कि उसकी अपीयरेंस अच्छी लगे, जिसको हम प्रेजेंट करें जाके वो उसको देखने में अच्छा लगे, खुशनुमा लगे। तो उसके लिए हम उसकी अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं और उसके अंदर हम इसका जो है वो उसके अंदर यूज़ करते हैं, जो क्रीम है वो यूज़ करते हैं, या डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हैं। तो टेस्ट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर चॉकलेट ऐड कर देते हैं, हम उसके अंदर जो ये ड्राई फ्रूट है उसकी टॉपिंग कर देते हैं, या आइसक्रीम बच्चे खाने जाएं तो उसके अंदर उसकी टॉपिंग जो है चॉकलेट डिप करते हैं उसके अंदर। तो ये टेस्ट ऐड करने वाली चीज़ें हैं। तो हर वो चीज़ जो हमारी खुराक को, उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसकी फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाए, या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाए, या उसके टेस्ट को, टेक्सचर को और अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसको हम कहते हैं दैट इज फूड एडिटिव। फूड एडिटिव्स 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट फूड एडिटिव और दूसरा इनडायरेक्ट फूड एडिटिव। डायरेक्ट फूड एडिटिव्स आर दोज दैट आर एडेड टू अ फूड for a specific purpose in that food. For example, xanthan gum used in salad dressing, chocolate milk, bakery fillings, puddings and other foods to add texture is a direct additive. ये हम बराह रास्त उसको ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि वो केक जो है वो बेकरी आइटम्स की फिलिंग के लिए या उसको डेकोरेशन के लिए। Indirect food additives are those that become part of the food in trace amount due to the packaging. ये इनडायरेक्ट फूड एडिटिव्स उसमें ऐड नहीं किए जाते, ये उस वक्त खुद ब खुद ऐड हो जाते हैं जब हम उसको पैकिंग करते हैं उसकी, या उसको स्टोरेज में रखते हैं, या हम हैंडलिंग कर रहे हैं उसकी, तो उस वक्त उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। तो दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट फूड एडिटिव्स। फॉर इंस्टांस, माइन्यूट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग सब्सटेंस मे फाइंड देयर वे इनटू फूड्स ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं या पैकिंग कर रहे हैं तो उसमें जो बहुत मामूली मिकदार में चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमने केक लिया और केक लेके उसको हमने डब्बे में पैक किया, उसके ऊपर रिबन शिबन लपेटे, तो उसमें जो उसके अंदर से जो वेपर्स जो हैं वो निकलते हैं पैकिंग मटेरियल में से, वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो दीज आर इनडायरेक्ट फूड एडिटिव। जो एडिटिव्स हमने यूज करते हैं खाने में, उसमें सबसे ज्यादा जो एडिटिव्स होते हैं दोज आर कलर एडिटिव्स। हम उसको कलर देते हैं, फूड को डिफरेंट कलर्स देते हैं ताकि वो देखने में खुशनुमा लगे। अ कलर एडिटिव इज एनी डाई, पिगमेंट और सब्सटेंस विच व्हेन एडेड और अप्लाइड टू अ फूड, ड्रग और कॉस्मेटिक्स और टू द ह्यूमन बॉडी इज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग कलर। तो कलर एडिटिव वो है हर वो चीज, रंग या पिगमेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं फूड में या दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं या वो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। आपने मेडिसिन में भी देखा हो, जो टैबलेट्स बनती हैं ये डिफरेंट कलर्स की बनाई जाती हैं। खाने जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के बनाए जाते हैं और उसमें कुछ कलर ग्रेडिंग दी जाती है। कॉस्मेटिक्स को कलर दिए जाते हैं ताकि वो मुख्तलिफ रंगों के अंदर आएँ। तो इन सब को जो ह्यूमन बॉडी में इस्तेमाल होते हैं या वो किसी खाने के अंदर जो है वो अपना असर छोड़ सकें कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कहते हैं दैट इज कलर एडिटिव।
Government is responsible for regulating all color additives to ensure that food containing color additives are safe to eat, contain only approved ingredients and are accurately labeled. ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं उसमें जो कलर इस्तेमाल किए गए हों वो सिर्फ वही कलर ग्रेड इस्तेमाल किए गए हों जो इन ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिकमेंडेड हैं और उनमें उनकी हेल्थ के लिए रिकमेंडेड है। तो लेकिन कलर एडिटिव्स जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम फूड आइटम्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। कलर एडिटिव आर यूज इन फूड फॉर मेनी रीजंस। जो कलर एडिटिव्स यूज किए जाते हैं फूड में ये बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टू ऑफसेट कलर लॉस ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइट। हमारे खुराक अगर एक्सपोज है टू द लाइट तो इसमें जो कलर लॉस होता है उसको अवॉइड करने के लिए फूड को कलर दिया जाता है। एयर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, मॉइस्चर एंड स्टोरेज कंडीशंस, इन चीज़ों से एक्सपोजर टू लाइट से, टेम्परेचर एक्सट्रीम अगर हो जाए उसकी वजह से, या मॉइस्चर और स्टोरेज कंडीशंस अगर हैं ऐसी तो उसकी वजह से हमारे खाने पीने की चीज़ों का कलर जो है वो फेड हो जाता है। उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए फिर चीज़ों को कलर किया जाता है। टू करेक्ट नेचुरल वेरिएशन इन कलर, और बाज़ दफ़ा नेचुरल वेरिएशन होता है। मतलब आपने पोटैटो चिप्स खाने हैं तो पोटैटो चिप्स जो हैं वो पोटैटो डिफरेंट जो है वो साइज़ के हो सकते हैं और डिफरेंट मेच्योरिटी के हो सकते हैं, और अगर उनको सारों को उसी तरीके से चिप्स बना के पैक कर दिया जाए तो उनकी कलर ग्रेडिंग एक दूसरे के साथ जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो इसलिए एक जैसी कलर ग्रेडिंग देने के लिए उसको जो है वो कलर किया जाता है। जितनी भी बच्चों की टॉफ़ियाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, इन सब में कलर दिया जाता है ताकि कलर वेरिएशन ख़त्म हो जाए। टू एनहेंस कलर दैट अकर नेचुरली, जो किसी भी खाने पीने की चीज़ में नेचुरल कलर है उसको एनहेंस करने के लिए भी उसको कलर दिया जाता है। टू प्रोवाइड कलर टू कलरलेस एंड फन फूड, बाज़ खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं जो कलरलेस होती हैं और अगर उनको खाया जाए तो वो देखने में इतनी मज़ेदार या गुड लुकिंग नहीं नज़र आएंगी, तो इसलिए उनको कलर दिया जाता है ताकि वो देखने में अच्छी लगे। और बच्चे ख़ास तौर पर बड़ा अट्रैक्ट होते हैं उन कलरफुल चीज़ों की तरफ, तो इसलिए बच्चों की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कलर ऐड किए जाते हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों उस खाने की तरफ। विदाउट कलर एडिटिव कोलास वुड नॉट बी ब्राउन। अब कोला जो है वो ब्राउन इसलिए है कि इसके अंदर कलर डाला गया है। जो जितने भी कोला ड्रिंक्स हैं वो तमाम की तमाम जो है उसके अंदर कलर एडिटिव ब्राउन डाला गया है, इसलिए वो कोला का वो कलर है। मार्जरीन्स वुड नॉट बी येलो। मार्जरीन इसलिए येलो है कि उसमें पिगमेंट्स डाली गई हैं। जो आइसक्रीम आप खाते हैं डिफरेंट कलर्स की, जो बिस्किट्स खाते हैं डिफरेंट कलर्स के, तो इसमें तमाम में वो कलर डाले गए हैं। मिंट आइसक्रीम वुड नॉट बी ग्रीन। तो इसी तरह जितने भी आपके ड्रिंक्स हैं उनमें वो सारे कलर ड्रिंक्स हैं तो उसमें वो पिगमेंट्स डाले गए हैं। कलर एडिटिव्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। तो ये हमारे खुराक का एक अहम जुज है कलर्स, तो उसको हम डालते हैं इसमें इसलिए कि वो देखने में गुड लुकिंग हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें भी हम कलर डालते हैं, अगर हम जर्दा बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम कलर डालते हैं। तो फूड को खुशनुमा बनाने के लिए उसमें कलर्स डाले जाते हैं। कलर दैट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टिफिकेशन इंक्लूड pigments derived from natural sources such as vegetables, minerals or animals. अब कलर दो तरह के हैं। एक कलर वो हैं जो नेचुरली हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से लेते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, जिसमें मिनरल्स हैं या एनिमल्स हैं, वहां से हम कलर लेते हैं। इन कलर्स को इस्तेमाल करने के लिए किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल वे में पैदा हुए। कुछ कलर्स ऐसे हैं जो केमिकली प्रोड्यूस होते हैं और केमिकल फार्मूला और कॉम्बिनेशंस के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, ये लाइसेंस के बगैर इस्तेमाल नहीं हो। नेचर डिराइव्ड कलर एडिटिव्स आर typically more expensive than certified colors and may add unintended flavors to food. जो नेचर में पैदा किए हुए हैं कलर एडिटिव्स जो हम हासिल करते हैं, इन प्लांट्स से हम हासिल करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना और उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और वो मुश्किल काम के बावजूद वो बड़ी थोड़ी मिकदार में हमें हासिल होते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, वो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं
और इसलिए जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो केमिकली हमने यूज़ करने हैं उसके लिए फूड में इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जेम्प्ट कलर्स इंक्लूड अनेटो एक्सट्रैक्ट, ये येलो कलर में है। हाइड्रेटेड बीट्स, ये ब्लूइश रेड और ब्राउन कलर में है। कैरामल जो है ये टैन कलर में होता है नॉर्मली। बीटा कैरोटीन येलो टू ऑरेंज कलर में है। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट जो है ये रेड होता है और ग्रीन होता है। तो जो नेचुरल वे में इस्तेमाल होते हैं ये फूड में ज्यादा ये इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन केमिकल भी यूज होते हैं और फिर केमिकल यूज करने के लिए आपने जो फार्मूला है उसको गवर्नमेंट से अप्रूव कराना है कि हमने ये फार्मूले का कलर जो है वो फ्ला फूड आइटम के अंदर हमने इस्तेमाल करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फूड प्रिजर्वेशन पे बात की और उसके साथ हमने फूड एडिटिव पे बात की। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा जिसमें हम कंप्यूटर साइंस और इससे रिलेटेड जो यूज़ ऑफ कंप्यूटर है उस पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि CSS से रिलेटेड अपलोड होने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा।